Hi guys, my name is Kabir and you are watching Clatter Venture of Time. In today's session हम बात करने वाले हैं डी कोड के बारे में। अब ये डी कोड क्या है? ये क्या नई सीरीज आपने शुरू कर दी? सो बेसिकली हम अप्रैल के मंथ के, इनफैक्ट मार्च, फरवरी, जनवरी, सारे मंथ के कंपाइलेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं। अब करेंगे क्या हम इस सेशन के अंदर? क्या हम इसके अंदर लीगल करंट अफेयर्स देखेंगे? नहीं, लीगल करंट अफेयर्स जो लीगल इश्यूज नहीं है पर लीगल जजमेंट्स बन जाते हैं, तो हम उन जजमेंट्स को डिकोड करने वाले हैं। तो इस बार इस मंथ के अंदर 8 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन हो गया इन द सेंस, लाइक प्रिपरेशन होगा कि अटेम्प्ट होगा रेप के केसेस में, वो हम देखने वाले हैं। सीनियर सिटीजन्स क्या उनके पास राइट टू एविक्ट रहता है, ये भी देखेंगे। बाइक टैक्सी के ऊपर क्या रेगुलेशन थी कर्नाटका गवर्नमेंट की। एट द सेम टाइम वीके सक्सेना वर्सेस मेधा पाटकर का केस बहुत ही ब्रीफली समझेंगे। इससे हम डिफेमेशन की कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि सिविल डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है। एट द सेम टाइम सरोगेसी राइट्स ऑफ डाइवोर्स एंड सिंगल वुमेन, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का रीसेंट जजमेंट था कि भाई सरोगेसी के रिगार्डिंग क्या राइट्स होंगे, डाइवोर्स सिंगल वुमेन के पास राइट है कि नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो भी देखेंगे। कन्विक्शन विदाउट द विक्टिम्स बॉडी, जब विक्टिम की बॉडी नहीं है, एक छोटा बच्चा है, उसके स्टेटमेंट की वजह से आप किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर सकते हो, वो देखेंगे। एट द सेम टाइम नोएडा का बिरयानी केस, कि भाई क्या हुआ था नोएडा के बिरयानी केस में, एपिडेमिक डिजीज एक्ट से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करता है केस। एंड लास्ट एनसीडीआरसी क्या है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। अब ये जो कमीशन है इसने क्रिप्टो के रिगार्डिंग रेगुलेशन बनाई वजीर एक्स के केसेस में। ऐसे कुछ अपडेट्स हैं, इन्हीं अपडेट्स को बहुत ही ब्रीफली एक स्ट्रीमलाइन मैनर में अपन करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलो फर्स्ट केस से शुरू करते हैं। फर्स्ट केस किस चीज़ के बारे में? सी, इट्स वेरी इजी, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। अभी हमने क्या समझा कि टोटल 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम होती हैं। पहली स्टेज कौन सी है? इंटेंशन, यानी कि मेंस्ट्रुआ। जनरली पनिशेबल है क्या? जनरली नॉट पनिशेबल, बट एक एक्सेप्शन है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते मिल जाते हो, उसका इंटेंट दिखने लग जाता है तो आप लायबल हो जाते हो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्ट कर देना और उसके लिए कंस्पायर कर देना। क्रिमिनल एक्ट करने के लिए जब आप कंस्पायर करोगे तो उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे, और ये जो चीज़ है ये इंटेंशन स्टेज पे पनिशेबल हो जाती है। एट द सेम टाइम प्रिपरेशन भी जनरली पनिशेबल नहीं होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ क्राइम है। प्रिपरेशन कब पनिशेबल होता है यार? सबसे पहले तो अगर आप प्रिपरेशन टू कमिट डकॉइटी करते हो, या प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट करते हो, या फिर आप मिंटिंग करेंसी, गवर्नमेंट रेगुलेटेड करेंसी है, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते हो, तो प्रिपरेशन तब लायबल हो जाता है। अटेम्प्ट तो लायबल होता ही है, जनरली अटेम्प्ट इज लायबल, सेक्शन 511, ठीक है, आपके आईपीसी का। अब प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है? तो प्रिपरेशन 2-3 ऑफेंसेस हमने देखी, उसकी प्रिपरेशन लायबल नहीं है, पर अटेम्प्ट तो लायबल होता ही होता है, कमीशन तो लायबल होता ही होता है। तो हमने ये देखा कि कुछ डिस्टिंक्शन बनाई है, कुछ डिस्टिंक्शन के रिगार्डिंग रूल्स बनाया है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के रिगार्डिंग। एंड ये किस केस में हुआ है? ये एक इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव केस में हुआ है, वो है रेप का केस। अब ये केस क्या था, आइए समझते हैं। तो केस का बैकड्रॉप समझते हैं। सबसे पहले बैकड्रॉप कुछ इस प्रकार है। इंसिडेंट ये था कि द अक्यूज्ड पर्सन ग्रैब्ड द ब्रेस्ट ऑफ अ माइनर, ब्रोक हर पजामा स्ट्रिंग एंड ट्राइड टू ड्रैग हर बीनीथ अ कल्प्रिट। क्या चार्जेस फ्रेम करेगा? द ट्रायल कोर्ट अटेम्प्टेड रेप के चार्जेस फ्रेम करेगा, यानी कि 376 अटेम्प्टेड रेप के चार्जेस फ्रेम करेगा। एट द सेम टाइम पॉक्सो का सेक्शन 18 लग गया। क्या आपको सेक्शन याद करना है? यार याद नहीं करना, पर रेफरेंस के लिए समझने में आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया? इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये ट्रायल कोर्ट की चीज़ थी, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक मैटर पहुंच गया, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में दे हैव डाउनग्रेडेड to preparation charge under IPC section 354B assault with the intention to disrobe and POCSO section 9 and 10। कंट्रोवर्सी यही होगी कि भाई हाई कोर्ट ने आपके चार्जेस की जो फ्रेमिंग करी थी ट्राई कोर्ट ने, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया, और चेंज करने के जो ग्राउंड्स थे वो क्या, एक रीजनड ऑर्डर था। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का तीसरा प्रिंसिपल होता है कि हर किसी व्यक्ति को जो जज की पोजीशन पे है, या बॉडी ऑफ जजेस है, या जुडिशरी है, उसको एक रीजनड ऑर्डर देना, या कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, अगर वो कोई जजमेंट या ऑर्डर, नॉट जजमेंट, एक ऑर्डर पास करती है, एक नोटिफिकेशन पास करती है, एक ऑर्डर पारित करती है, तो उसे अपने ऑर्डर्स के अंदर एक रीज़न देना है। वो रीज़न लीगली बैक होना चाहिए, वो रीज़न प्रेसिडेंट बैक होना चाहिए, वो रीज़न एक रूल ऑफ लॉ द्वारा बैक्ड होना चाहिए। तो क्या ये चीज़ रूल ऑफ लॉ द्वारा बैक थी? क्या ये जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस थी, क्या ये प्रॉपर तरीके से किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला दे हैव इंटरवीन्ड इन द करंट मैटर एंड दे हैव स्टेट द हाई कोर्ट ऑर्डर क्रिटिसाइज इट्स इनसेंसिटिविटी। बोला कि भाई जो मार्च 2024 का जो ऑर्डर है ये काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव नेचर का है एंड हम इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं एंड इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया कि भाई ये जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है ये गलत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लीगल प्रोविजंस कौन कौन से इन्वॉल्व है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टार मार्क करने वाली साइड। ये स्टार मार्क इसलिए करना है क्योंकि इससे आपको बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ हो जाती है। अब क्लैट कंसोर्टियम क्या चाहता है आपसे? क्लैट कंसोर्टियम ये चाहता है कि 12वीं क्लास का बच्चा जैसे ही स्कूल से पास आउट हुआ तो उसको बेसिक चीज़ें अबाउट द सोसाइटी पता हो, उसको लॉ में इंटरेस्ट है तो वो लीगल न्यूज़ पढ़ता हो, उसको लॉ में इंटरेस्ट तो वो लीगल ब्लॉग्स पढ़ता हो, लीगल एडिटोरियल्स पढ़ता हो। तो इसी प्रकार की चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपके मॉक के पैसेज बन सकता है। आपके मॉक के इंपॉर्टेंट, अभी आपने देखा होगा कि मॉक जो करंटली चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा करंट लीगल नॉलेज पे हमारा फोकस है। अब क्यों करते हैं हम इस पे फोकस? बिकॉज इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब आईपीसी के कौन से 2 सेक्शन इन्वॉल्व हैं? वही पहला तो है सेक्शन 376 मतलब पनिशमेंट फॉर रेप की पनिशमेंट का सेक्शन इन्वॉल्व है, एंड सेक्शन 511 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस। तो अगर आपने उसको प्रिपरेशन स्टेज में लेके आ गए तो आपने उसकी सज़ा बिल्कुल ना के बराबर कर दी, एंड 511 के अंदर लेके आ गए तो सज़ा ज़्यादा होगी। ठीक है, रेप की पनिशमेंट ज़्यादा होती है, अटेम्प्ट टू रेप की पनिशमेंट एट द सेम टाइम अटेम्प्ट टू रेप के प्रोविजंस के अलावा जो 511 भी बोलता है वो बोलता है जितनी मेन ऑफेंस की सज़ा है उतनी ही या उसके बराबर ही आपके अटेम्प्ट की भी सज़ा होती है। अब पॉक्सो क्या कहता है? पॉक्सो ये बोलता है कि हम सेक्शन 18 और सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 को पिक्चर में लेके आएंगे। सेक्शन 18 क्या बोलता है? अटेम्प्ट टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट पनिशेबल विद अप टू हाफ द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ द ऑफेंस। मतलब जो मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ द ऑफेंस है उसका आधा कर देंगे, और उसका आधा कर देंगे हम, और 18 के अंदर लायबिलिटी स्टैब्लिश कर देंगे। मतलब जो बड़ा सेक्शन है जो हो नहीं पाया तो उसका अटेम्प्ट के चलते उसको आधा करके पनिशेबल कर दिया। सेक्शन 7 से 9 में क्या दिया है? एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट नॉन पेनिट्रेटिव एक्ट्स। अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में अंतर क्या होता है? सेक्सुअल असॉल्ट एक टच बेस्ड ऑफेंस है और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक पेनिट्रेटिव बेस्ड ऑफेंस है। इसमें पेनिट्रेशन होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, और एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन नहीं होता बट एग्रेवेटेड नेचर के एक्ट्स होते हैं। डिसरोबिंग, पुलिंग अप द क्लोथ, डिसरोबिंग द अदर पर्सन, कपड़े के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपने कर दिया, तो ये सारे ऑफेंसेस के आपको सेक्शंस याद करना है, स्पेशली पॉक्सो याद करना है। ये तो अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये तो दिमाग में लेके चलना है कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने अटेम्प्ट कर दिया कुछ भी पॉक्सो के ऑफेंस करने का तो उसको हाफ सजा तो होती मेन ऑफेंस की। आगे बढ़ते हैं। अब जुडिशियल का टेस्ट क्या था? लाइक व्हाट वाज द जुडिशियल टेस्ट फॉर अटेम्प्ट? तो जब अटेम्प्ट होगा तो उसका जुडिशियल टेस्ट क्या है? अटेम्प्ट कहाँ कौन से ऐसे लैंडमार्क केसेस हैं जहाँ पे डिफाइंड है? तो सबसे पहला हमारा लैंडमार्क केस है अभय आनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब ये जो केस है 1961 का केस था। इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम नीड्स 3 थिंग्स, 3 चीज़ों की आवश्यकता है आपको। पहला इंटेंशन की आवश्यकता है गाइस, दूसरा प्रिपरेशन की आवश्यकता है, एंड एन एक्ट क्लोज टू द क्राइम नॉट जस्ट द लास्ट स्टेप। मतलब क्राइम कमिट करने के पहले जस्ट एक स्टेप वाला चीज़ अटेम्प्ट नहीं होगी, क्राइम करने से ज़्यादा। मतलब एक तो आप किसी व्यक्ति को मार ही देते हो, ठीक है, और एक मारने के जस्ट पहले आप खड़े हो, मारने वाले हो, तो उस मारने वाली पोजीशन को हम अटेम्प्ट बोलेंगे क्या? नहीं, ये जो आपने मूवमेंट कर दिया इसे हम अटेम्प्ट बोल रहे हैं। मतलब एक डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स द कमिशन ऑफ अ क्राइम। सिर्फ ये वो लास्ट स्टेप नहीं होना चाहिए जहां से आप वापस आ सकते थे। अटेम्प्ट वो स्टेज होती है जो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है आपकी मेन ऑफेंस की, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, जो कि 1980 का केस है, द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन that attempt begins where preparation ends. So for an act to be an attempt, it must be very close to the actual committing the crime. That is known as a proximity test. अगर आपका nature of the act जो भी आप currently कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा close है तो उसे हम attempt मानेंगे। अब जो पजामा स्ट्रिंग को पुल किया या डिस्टर्ब करने की कोशिश करी वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अटेम्प्ट हो सकता है। जस्ट प्लानिंग फॉर प्रिपरेशन इज नॉट इनफ, देयर मस्ट बी अ क्लियर स्टेप टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द क्राइम। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे लाइबिलिटी नहीं करते हम प्रिपरेशन स्टेज जो है वो आपकी एक तरह से प्लानिंग स्टेज है। एक ऐसी स्टेज जिसमें आप प्रिपेयर कर रहे हो,
कुछ एक चीज़ को कोर्स देने के लिए, एक चीज़ को किसी चीज़ को करने का ज़रिया है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई चीज़ अटेन करनी है, मुझे किसी व्यक्ति की जान लेनी है, तो वो जो प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स हैं या जो चीज़ें कर रहा हूँ ये प्रिपरेशन में आ सकता है, ये प्रिपरेशन स्टेज है, ठीक है। मुझे डकॉइटी कमिट करनी है, मैंने हॉकी बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के डेडली वेपन्स, ठीक है, चेन सॉ लेके आ गया मैं और ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लिया। मुझे किसी बैंक में रॉबरी करनी है, उसका ब्लूप्रिंट और ये सब चीज़ मेजर कर रहा हूँ कि कैसे हम घुसेंगे, पूरी प्रिपरेशन कर ली मैंने। मनी हाइस्ट जो आपकी सीरीज़ आई थी उसमें जो प्रोफेसर बैठ के लोगों को समझाता था कि भाई तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हें इससे कोऑर्डिनेट करना है, उसके बाद हम ये करेंगे, ये हमारा एग्जिट प्लान, दैट इज प्रिपरेशन। पर यहाँ तो डायरेक्टली वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो ये अटेम्प्ट की स्टेज में आ सकता है। तो कंट्रोवर्शियल रीजनिंग दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, एंड इसी चीज़ को हम देखते हैं रेक्स वर्सेस जेम्स 1836 के केस में। क्या केस याद करना है? नहीं, पर समझ लो है क्या इस केस में। रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ अक्यूज डिटर्मिनेशन टू प्रोसीड डिस्पाइट रेजिस्टेंस। अक्यूज ये बेसिकली ये प्रूफ था। ये देखो, आप जब इंडियन एविडेंस एक्ट देखते हो तो आपको सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 11 के अंदर बहुत सारे रिलेवेंट एविडेंस मिल जाते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो रिलेवेंट बनेगी, कौन सी चीज़ रिलेवेंट बन जाएगी। सो उसी चीज़ की कहानी है। रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ अक्यूज डिटर्मिनेशन टू प्रोसीड डिस्पाइट रेजिस्टेंस, कि भाई उसको रेजिस्टेंस था लेकिन तब भी वो प्रोसीड करना चाहता था। हेल्ड एक्ट्स लाइक ब्रेस्ट ग्रैबिंग एंड ब्रेकिंग क्लोथ स्ट्रिंग्स वेयर प्रिपरेशन एंड नॉट अटेम्प्ट। सेम चीज़, ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल रूलिंग हमें कौन से केस में देखने को मिली? रेक्स वर्सेस जेम्स लॉयड 1836 के केस में। मूविंग ऑन to the flaws of the logic and reasoning। जो आपका रीजन ऑर्डर है, जैसे मैंने एस्टैब्लिश करा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर हमें एक रीजन ऑर्डर देना पड़ता है दूसरे व्यक्ति को, तो आपकी जो रीजनिंग थी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड थी। ऐसा ओपिनियन है बहुत सारे ज्यूरिस्ट का, एंड ऐसा ओपिनियन है काफ़ी सारे डिफरेंट अकेडमिशियंस का एज वेल, एंड यू कैन रीड देम ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक लाइव लॉ, बार एंड बेंच, डिफरेंट न्यूज़पेपर में कि भाई ये क्या कंट्रोवर्सी है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आप एलैबोरेटरी तरीके से पढ़ सकते हो अगर आपको एक्सटर्नल फर्दर रीडिंग करनी है तो, लेकिन अगर नहीं करना तो ये वीडियो आपके लिए संक्षेप में पर्याप्त है। इग्नोर्ड पॉक्सो का चाइल्ड सेंट्रिक मैंडेट। आपने इग्नोर कर दिया जो चाइल्ड सेंट्रिक मैंडेट था, बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, आपने बच्चे का खिलवाड़ कर दिया ये ऐसा प्रकार का जजमेंट पास करके। और प्रेसिडेंट के पास फोर्स ऑफ लॉ होता है गाइस, सिंपल सी चीज़ है। जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो भी है ये सारे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब जो भी इनने बोल दिया छप गया वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है। उनके सारे सब्सिडरी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी हायरकी इन द जुडिशरी, वो सबको ये सारे जजमेंट्स मानने पड़ेंगे। सो ओवर रिलाइड ऑन पेनिट्रेशन एज अ प्री रिक्विजिट फॉर अटेम्प्ट, मतलब पेनिट्रेशन होना चाहिए, ये आपने प्री रिक्विजिट बना दिया। भाई पेनिट्रेशन नहीं हुआ, बट जो भी किसी व्यक्ति ने अगर अटेम्प्ट कर दिया तो उसको आपको लेना चाहिए अटेम्प्ट के एम्बिट के अंदर। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट की अप्रोच लैग्ड सेंसिटिविटी ये कहा, एंड मिस अप्लाइड लीगल प्रिंसिपल का मिस एप्लीकेशन करा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री। एम्फेसाइज पॉक्सोस ऑब्जेक्टिव, बोला कि भाई पॉक्सो का ऑब्जेक्टिव क्या है? माइनर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, कि माइनर्स को सेक्सुअल वायलेंस के जितने भी प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, डिफरेंट प्रकार की चीज़ें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिसको हम चाइल्ड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट अब्यूसिव मटेरियल भी बोलते हैं, ये डिफरेंट प्रकार के जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, ये सारी चीजों से माइनर को प्रोटेक्ट करा जाना चाहिए। रैशनल नेक्सस है, मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? पॉक्सो के एक्ट का। अब कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, शुड नॉन पेनिट्रेटिव एक्ट, जिसमें पेनिट्रेशन नहीं होता है, उन सारे चीज में क्या होगा? तो शुड नॉन पेनिट्रेटिव एक्ट्स अगेंस्ट माइनर क्वालिफाइज अटेम्प्ट, कि अगर पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो क्या वो अटेम्प्ट की श्रेणी में आएगा या वो प्रिपरेशन की श्रेणी में आएगा? तो ये एक लीगल क्वेश्चन है। आपके लिए की टेक अवेज क्या है? सबसे पहले, कोर्ट्स मस्ट बैलेंस स्ट्रिक्ट लीगल टेस्ट विद सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट, सोसाइटी को समझे और फिर कुछ प्रॉक्सिमिटी टेस्ट या डिफरेंट प्रकार के टेस्ट को आप अप्लाई करें उसके हिसाब से, ठीक है। मूविंग ऑन, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। अच्छा, इसके अंदर एक टेक अवे और है। एक तो आप सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग चीज देखेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज आपका फोकस रहेगा। फोकस लूज नहीं करना है। पॉक्सो क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। लास्ट ईयर का क्लैट का क्वेश्चन है कि पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है। काफी इजी क्वेश्चन, लेकिन आप ये देख रहे हो कि क्लैट कंसोर्टियम आपको पॉक्सो पढ़ने को बोल रहा है, तो ये जजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस जजमेंट को मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या है? सो सुप्रीम कोर्ट की फाइनल रूलिंग में रीडिफाइन अटेम्प्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की फाइनल रूलिंग आएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाए वो फिर से अटेम्प्ट को रीडिफाइन करेगी और बताएगी क्या चीज़ अटेम्प्ट में आएगी, क्या चीज़ अटेम्प्ट में नहीं आएगी। और जो भी सुप्रीम कोर्ट
अपना जजमेंट में पारित करता है, आपको पता होना चाहिए। लॉ ग्रेड है आपके पास अब प्रॉपर तरीके से वीडियोज भी आएंगे, आपको सारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को देखते हुए चलना है, ठीक है। हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला वो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या रूल एस्टैब्लिश करने वाला है अटेम्प्ट की रिगार्डिंग, ये हमारा मेन कंसर्न है, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग विक्टिम प्रोटेक्शन ओवर आर्केक स्टैंडर्ड, जो पुराने रूढ़िवादी सोच है, बेमतलबी सी बातें हैं जो हमारे लॉ के लीगल टेक्स्ट में लिखी है, उन सारी चीज़ों को हमें हटाना है। हमें अप्लाई करना है एक लॉजिकल रीजनिंग, एक सोसाइटल रीजनिंग, एक प्रॉपर लीगल रीजनिंग स्टैब्लिश करना है। एंड इसी प्रकार की चीज़ें आपको आगे के सेशंस में हमें देखने मिलेगी। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। इस केस का नाम क्या है भाई? इस केस में क्या हुआ था? सीनियर सिटीजन राइट टू एविक्ट चिल्ड्रन रिलेटिव्स फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या सीनियर सिटीजन के पास राइट है अपने बच्चों को बेदखल करने का या फिर किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने का? क्या ये लीगल राइट स्टैब्लिश हो जाता है? आइए फटाक से इस वीडियो में जानते हैं। सो बेसिकली केस का बैकड्रॉप बड़ा सिंपल सा है। इसमें एक पेरेंट्स थे और पेरेंट्स ने क्या किया? पेरेंट्स ने बोला कि भाई हमें हमारा बच्चा निगलेक्ट करता है, हमें इमोशनल और फिजिकल डिफरेंट प्रकार के अब्यूज़ करता है एंड वी डू नॉट लाइक दैट, एंड हम इस मेंटल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर से बाहर जाना चाहते हैं। तो गए ट्रिब्यूनल के पास और ट्रिब्यूनल ने ग्रांट करा उनको ये लिमिटेड रिलीफ। लिमिटेड मतलब क्या? मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव रिलीफ ग्रांट करा कि चलो ठीक है, आपकी अगर ये पूरी 100% प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी का थोड़े से चंक में आपका बेटा रुक जाएगा, एक बाकी सर्टेन पार्ट में आप रहोगे। तो जहाँ पे बच्चे को बाहर निकालने का ऑर्डर चाहिए था इन लोग को, इनको ऑर्डर क्या मिला कि भाई आपका बच्चा प्रॉपर्टी में आपकी रहेगा पर एक सर्टेन पार्ट में रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ठीक है, धौंस सा रहेगा। अब बोला ये भी कि भाई इविक्शन तभी करेंगे जब इस बच्चे का फर्दर मिसबिहेवियर होगा। पेरेंट्स ने अपील कर दी सीधे सुप्रीम कोर्ट में 2023 में। 2023 का केस है, जजमेंट जाके अब आया। तो सुप्रीम कोर्ट में भी टाइम लगता है गाइस, बहुत सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और अभी जजेस की हायरिंग भी चल रही है हमारे लोकल लेवल पे, ट्रिब्यूनल लेवल पे। एंड इफ़ यू आर अवेयर, रिसेंटली अभी एक जजमेंट पास हुआ है इन द मंथ ऑफ मई एंड 3 years ऑफ प्रैक्टिस को अब लगा दिया गया है, जिसकी वजह से अब आपको अगर जुडिशरी के लिए अप्लाई करना है तो यू शुड बी एबल टू डू फर्स्ट 3 years ऑफ प्रैक्टिस। पहले 5 साल का लॉ करो, फिर 3 साल की प्रैक्टिस करो, ये 8 साल का सेट बन जाएगा, उसके बाद आप जुडिशरी देने के लिए एलिजिबल होगे। लेट्स सी क्या होता है इस जजमेंट का, वो भी अपन कवर करेंगे इन द अपकमिंग सेशंस। सो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई जो आपको लिमिटेड रिलीफ दिया ना ट्रिब्यूनल ने, बिल्कुल सही दिया है। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड एविक्शन प्ली नोटिंग नो मटेरियल एविडेंस ऑन फर्दर हरासमेंट पोस्ट द ट्रिब्यूनल ऑर्डर। जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया था उसके बाद कोई ऐसे एविडेंसेस हमको देखने को नहीं मिले हैं जहां पे बच्चे ने फिजिकल मेंटल अब्यूज करा है या निगलेक्ट करा है आपको, ऐसा सच कुछ हमारे पास एविडेंस नहीं है। अब ये था वो एक्ट जिसके अंदर वो ट्रिब्यूनल एज ए बॉडी बनी। आपका होमवर्क ये है पता लगाना कि भाई वो जो ट्रिब्यूनल था जिसने वो लिमिटेड रिलीफ दिया वो कौन सा ट्रिब्यूनल था। आप फटाक से इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब इसके कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है? सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 23 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 23 सब क्लॉज 1, 23 सब क्लॉज 2। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है और ये इसका पर्पस है। क्या है ये सेक्शन देख लेते हैं। राइट टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम चिल्ड्रन और लीगल एज, कि भाई हमारे बच्चे हमको मेंटेन करेंगे, हमारा देखभाल करेंगे, हमारी देखरेख करेंगे एंड प्रॉपर तरीके से ये सब चीज़ होगी। सेक्शन 23 डील्स विद प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड मेंटेनेंस राइट, कि भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे की जाएगी, कैसे मेंटेन किया जाएगा प्रॉपर्टी को। 23 सब क्लॉज 1 सीनियर सिटीजन कैन गिफ्ट प्रॉपर्टी विद अ कंडीशन दैट ट्रांसफरी मीट्स बेसिक नीड्स। क्या बेसिक नीड निभाएंगे? प्रॉपर्टी में तभी ट्रांसफर करूंगा एज अ सीनियर सिटीजन जब आप बेसिक नीड को निभाएंगे। जब आप ब्रीच नहीं करेंगे, अगर ब्रीच करेंगे तो ये ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, हमें प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 बोलता है मेंटेनेंस राइट इन्फोर्सिबली अगेंस्ट न्यू प्रॉपर्टी ओनर्स अवेयर ऑफ सच राइट्स। अगर कुछ नए प्रॉपर्टी ओनर्स आ गए तो भी उन पे वो मेंटेनेंस का पुराना वाला राइट तो लगेगा ही लगेगा। इसका पर्पस क्या था? पर्पस था टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन फ्रॉम निग्लेक्ट एंड प्रोवाइड लीगल मैकेनिज्म फॉर मेंटेनेंस क्लेम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स। बिल्कुल सही। इसके रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल से बने थे ताकि उनको एक प्रॉपर स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मिल जाए। अब स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो मिला बट उन्होंने क्या कर दी थी? अपील, जैसे हमने देखा 2023 के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन किया और ये बोला कि जो एविक्शन राइट्स है, कब कब ये एविक्शन राइट्स लिए जा सकता है। सिंपल सी चीज, द एक्ट डज नॉट ग्रांट एक्सप्लिसिटली पेरेंट्स द राइट टू एविक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम और रिलेटिव्स। कि भाई पेरेंट्स के पास ऑटोमेटिकली राइट नहीं है कि अपने बच्चों को या अपने रिलेटिव्स को निकाल दो, ऐसा नहीं कर सकते आप।
ये अलाउड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। पर हाँ, पावर किसके पास है? ट्रिब्यूनल भाई साहब के पास, जो हमारे इस वाले एक्ट के अंदर 2007 वाला जो एक्ट था उसके अंदर पावर है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007, जिसके अंदर वो ट्रिब्यूनल बना था। ठीक है, मूविंग ऑन। ठीक है, however section 23 subclause 2 implies that tribunal can order eviction if necessary to ensure maintenance and protection of senior citizen। कि भाई सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन करनी है, सीनियर सिटीजन को मेंटेन करना है, तो इसलिए हमको इस बंदे को एविक्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सीनियर सिटीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इस क्लॉज के अंदर डिपेंडेंट किसके ऊपर? ट्रिब्यूनल भाई साहब के ऊपर। ठीक है, 2020 में एक रूलिंग आई थी चंद्रचूड़ जी की, सीजेआई थे तब, एक्स सीजेआई हैं अब, अभी रिसेंटली कौन सीजेआई बन गया फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ। Tribunals may order eviction of children relatives breaching maintenance obligation। तो बेसिकली क्या बोला? ट्रिब्यूनल ऑर्डर ये करता है कि भाई हम एविक्ट कर देंगे चिल्ड्रन रिलेटिव्स को अगर वो मेंटेन करने वाली जो ऑब्लिगेशन है उसको नहीं निभाएंगे। तो मतलब माँ बाप चाहे कि आज मैं अपने बच्चे को घर से बाहर निकाला तो निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकता है, ये बोला। ट्रिब्यूनल के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है। एविक्शन ऑर्डर्स मस्ट consider competing claims and be necessary and expedient। Eviction is a discretionary power of the tribunal and mandatory in every case। तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा कि इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर और कोई मैंडेटरी नहीं है। अब क्यों आपका एविक्शन था वो डिनाइड हो गया था, फटाक से इस सेशन में जान लेते हैं। नो एविडेंस ऑफ कंटिन्यूड हरासमेंट और निग्लेक्ट आफ्टर ट्रिब्यूनल्स लिमिटेड ऑर्डर। कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं मिला कि उसने निगलेक्ट कर दिया, कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं मिला कि उसने अब्यूज करा, कोई ऐसा एविडेंस था ही नहीं जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को ब्रीच कर रहा है। तो ट्रिब्यूनल का जो लिमिटेड ऑर्डर था बिल्कुल सही था, उसके बाद के एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज एविक्शन इज नॉट मैंडेटरी इन एवरी केस। हर केस में एविक्शन हो ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर ट्रिब्यूनल की डिस्क्रिशन पे दे के रखी है। मतलब दे के क्या रखी, एक्ट में दे के रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही है, सही इंटरप्रिटेशन जा रहा है, जैसा लॉ में लिखा है वैसा ही हो रहा है। द सन्स लिमिटेड कन्फाइनमेंट वाज डीम्ड सफिशिएंट प्रोटेक्शन। इनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन मिल ही रही है ऑलरेडी। आपने एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी में एक एरिया में सिक्लूड कर दिया है, अब इससे ज़्यादा हम ओवर ब्रीच नहीं करेंगे। कोर्ट बैलेंस द राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन विद रियलिटीज ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। और कोर्ट ने क्या करा, एक बैलेंस क्रिएट करा कि फैमिली की जो रियलिटी होती है उसके साथ हम एक सामंजस्य बिठा के चले। अगर हम न्यूक्लियर फैमिली जिसमें और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे और ज़्यादा दूर होते चलेंगे तो मेंटेन कौन करेगा पेरेंट्स को। सो कोर्ट ने बहुत ही बैलेंस अपनी अप्रोच लगाई। अब कंक्लूजन क्या है? ये जो कंक्लूजन वाली स्लाइड होती है ना, इसको बड़े ध्यान से समझा करो। कंक्लूजन वॉज प्रीटी सिंपल। सीनियर सिटीजन कैन सीक मेंटेनेंस प्रोटेक्शन अंडर द सीनियर सिटीजन एक्ट। ये आपका जो 2007 का एक्ट है, इसके अंदर आप मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन तो क्लेम कर सकते हो। सेकेंड कंक्लूजन क्या है? ट्रिब्यूनल्स हैव द पावर टू ऑर्डर एविक्शन बट ओनली व्हेन नेसेसरी एंड जस्टिफाइड। दैट इज द मेन कंसर्न कि ये पावर डिस्क्रिशनरी होती है एविक्शन की। अगर मॉक में सवाल है या क्लैट में सवाल है, इसको हमेशा डिस्क्रिशनरी पावर मान के चलना, अनलेस अदर स्पेसिफाइड। मॉक में तो कुछ भी आ सकता है। सेम गोज विद क्लैट। एविक्शन इज नॉट एन ऑटोमेटिक राइट। एविक्शन एक ऑटोमेटिक राइट नहीं है कि भाई करना ही पड़ेगा। कोर्ट्स वे एविडेंस एंड फैमिली डायनामिक्स वेरी केयरफुली। कोर्ट हमेशा फैमिली के डायनामिक्स को केयरफुली तरीके से मेजर करने के बाद ही जजमेंट प्रोवाइड करते हैं। द लॉ एम्स टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन डिग्निटी व्हाइल प्रिजर्विंग फैमिली रिलेशनशिप्स। और इसी प्रकार लॉ सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है और फैमिली रिलेशनशिप को भी बेटर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ऐसे जजमेंट पास करता है। तो ये था आपका सेकेंड इशू। अब आते हैं हमारे थर्ड इशू के बारे में। थर्ड इशू किस बारे में बात करता है? सो बेसिकली थर्ड इशू टॉक्स अबाउट बाइक टैक्सीज लीगल स्टेटस इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो बेसिकली केस बड़ा सिंपल सा है। नॉर्मल टैक्सी के लिए एक आपको लाइसेंस प्लेट नंबर लेना होता है। बाइक टैक्सी के लिए आप एज सच ये सब चीज़ें नहीं कर रहे होते हो। तो बाइक टैक्सी को रेगुलेट कौन करेगा? वो तो कमर्शियल चीज़ कर रहे हैं। जब आप कमर्शियल चीज़ करेंगे तो आपको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा उस चीज़ का। सो सबसे पहले आ जाते हैं इस केस के बैकड्रॉप में। Bike taxis started operating in Karnataka around 2016 with Rapido pioneering services. Okay. तो बाइक टैक्सी जी मतलब रैपिडो की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सर्विसेज फेस ऑपोजिशन फ्रॉम टैक्सी एंड ऑटो यूनियन। भाई ऑटो यूनियन वालों ने बोला कि एक अनफेयर कंपटीशन है, कुछ सेफ्टी के रिगार्डिंग कंसर्न्स भी होती हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार के मुद्दे उठने लगे, ठीक है। अब कर्नाटका ट्रांसपोर्ट, अच्छा एक और चीज़, जब कमर्शियल प्लेट लाइसेंस होता है तो उसका एक अलग डैशबोर्ड होता है। जो नॉर्मल सिटीजन्स जो आपकी गाड़ी यूज़ करते हैं उसका एक सरकार का अलग डैशबोर्ड होता है। तो वहाँ पे चीज़ें प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटाइज मैनर में चलती है। सो अगर आपने किसी राइड को बुक करा
और आप उसके पीछे बैठ के चले गए और आपके साथ कोई अपराध हो गया, तो उसको ट्रैक डाउन करना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। एट द सेम टाइम नॉट वेरी डिफिकल्ट कि भाई एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ही कुछ अलग ही बता दिया, बट पॉइंट है कि कमर्शियल सेंस में आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि काम है वो आपका। एट द सेम टाइम क्या एक ऑफेंस बन रहा है? यस, ऑफेंस बन सकता है। कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रोहिबिट करा यूज ऑफ टू व्हीलर विथ प्राइवेट व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन। बोला कि भाई जितनी भी टू व्हीलर है और जिनका प्राइवेट व्हीकल का रजिस्ट्रेशन यानी कि वाइट नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं, जैसे आपकी मेरी सारी गाड़ियां होती है, फॉर कमर्शियल पर्पस, वो कमर्शियल पर्पस के लिए काम नहीं कर सकती। और इसके रिगार्डिंग रूल्स क्या बन गए? कर्नाटका मोटर व्हीकल रूल्स। हमारा मोटर व्हीकल एक्ट कौन से ईयर में आया था? आप फटाक से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारा पहला मोटर व्हीकल एक्ट कौन से ईयर में आया था, एंड ऑल्सो उसका रीसेंट अमेंडमेंट आया था 2019 में, बट उस एक्ट का ईयर क्या था? मोटर व्हीकल एक्ट वॉज पास इन विच ईयर और कब से इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया? केस का बैकग्राउंड यहीं खत्म नहीं होता। मल्टीपल क्रैकडाउन्स हुए, 320 बाइक को सीज कर दिया गया 2019 से लेकर 2022 में, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर नहीं लगता, बहुत छोटा लगता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कितनी ज़्यादा होगी, पर कर्नाटका में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी। अब लेट्स सी क्या इसी चीज़ को आगे वाले स्टेट भी रेप्लिकेट करेंगे या नहीं। 2021 के अंदर क्या हुआ? कर्नाटका इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की स्कीम आई, ये इंट्रोड्यूस हुई बट लेटर रिवोक्ड इन 2024 साइटिंग सेफ्टी एंड लीगल इश्यूज। बहुत सारे, वही बात कर रहा हूँ मैं ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, सेफ्टी और लीगल इश्यूज हो सकते हैं। सेफ्टी का इशू सबसे ज़्यादा कंसर्न है। 2022 के अंदर कर्नाटका हाईकोर्ट ने इशू कर दिया एक इंटरिम ऑर्डर, एक थोड़े टाइम के लिए एक ऑर्डर पास कर दिया, एक टेम्पररी ऑर्डर पास कर दिया, जिसमें उसने रिस्ट्रेन कर दिया गवर्नमेंट को फ्रॉम कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट द बाइक टैक्सी। क्या आप बाइक टैक्सीज के अगेंस्ट एक कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते? ये जजमेंट किसका था? कर्नाटका हाईकोर्ट का 2022 का जजमेंट, ठीक है। मूविंग ऑन, 2024 में अप्रैल के मंथ में कर्नाटका हाईकोर्ट ने रूल कर दिया बाइक टैक्सी cannot operate until state government frames specified rules under Motor Vehicle Act 1988। जब तक स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से रूल स्टैब्लिश नहीं कर लेती मोटर व्हीकल एक्ट 1988, अरे शिट, आपको तो आंसर पता चल गया यार। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वाज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड फॉर द कमेंट, ठीक है। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक रूल पास कर दिया कि बाइक टैक्सी cannot ऑपरेट नहीं करेगी जब तक स्टेट गवर्नमेंट उनके रूल्स फ्रेम आउट नहीं कर देती, स्पेसिफिक रूल्स नहीं बन जाते उनके मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, ठीक है। मूविंग ऑन, कुछ प्रोविजंस थे मोटर व्हीकल एक्ट के 1988 के अंदर जो हमें देखना जरूरी है। सेक्शन 93 लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर्स मतलब जो डिफरेंट जगह से एग्रीगेट करके एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं। एग्रीगेटर्स ऑपरेशन विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड, ठीक है। इनका ऑपरेशन तब तक प्रोहिबिटेड रहेगा जब तक इनका लाइसेंस नहीं रहेगा। सेक्शन 96 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रेगुलेटिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है अंडर विच सेक्शन, अंडर विच वेरी सेक्शन, सेक्शन 96 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है, सब रूल्स बना सकती है आपके मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर। नेक्स्ट, कर्नाटका मोटर व्हीकल एक्ट के जो रूल्स बन गए 1989 के अंदर, उसमें ये बोल दिया कि टू व्हीलर विथ वाइट नंबर प्लेट कैन नॉट बी यूज कमर्शियली, तो एक सब रूल बन गया एंड इस सब रूल को कर्नाटका गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है। अब रिसेंटली क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का 2000 जजमेंट आया था, इस जजमेंट का इंटरप्रिटेशन किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2023 का, रोपेन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि रैपिडो एक तरह से, ठीक है। स्टेट्स हैव एक्सक्लूसिव डोमेन टू डिसाइड ऑन लाइसेंसिंग बाइक टैक्सीज, तो स्टेट के पास क्या है? एक्सक्लूसिव डोमेन। ऑल्सो उन स्टेट को पावर कहाँ से मिलती है? आपके सेक्शन 96 से पावर मिलती है। यहाँ से पावर है 1989 के अंदर हमने डाल दिया, सब रूल्स बना दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, करते रहो। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की डेफिनेशन आई। मोटर व्हीकल एक्ट अलाउ करता है टू व्हीलर्स टू बी रजिस्टर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस, कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस आप कर सकते हैं, आप डिलीवरी पार्टनर के तौर पे आप इस व्यक्ति को इंगेज कर सकते हैं, बट स्टिल इसमें स्टेट के रूल्स अभी पेंडिंग है, ठीक है। मतलब स्टेट को रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो कर्नाटक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया और वर्डिक्ट कुछ इस प्रकार का था कि बाइक टैक्सी नीड स्टेट फ्रेम्ड रूल्स अंडर सेक्शन 93 एंड 96। तो सेक्शन 93 और 96 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जब तक स्टेट के रूल्स नहीं बन जाते तब तक ये लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। और ऑपरेट करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए या आपके पास गवर्नमेंट का ऑथेंटिकेशन या वैलिडिटी होनी चाहिए। आपको जब तक सरकार ने अलाउ नहीं करा है यू कैन नॉट ऑपरेट, देयर इज नो ग्रे एरिया। वो जो ग्रे एरिया था उसको मिटा दिया। हमेशा लॉ ब्लैक या वाइट नहीं होता,
ब्लैक या वाइट नहीं होता लॉ के अंदर कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, उसी ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई करके रैपिडो या डिफरेंट जो बाइक टैक्सी कंपनीज हैं वो, या फिर जो एग्जिस्टिंग ओला उबर के अंदर भी ओला टर्टल आता है, उबर मोटो आता है, डिफरेंट कंपनीज भी इस वेरिएंट पे काम करती है इस ग्रे एरिया को लेकर। तो इसी ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई किया गया और इसी की रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन हुई कि 93 और 96 के अंदर स्टेट के रूल्स बनेंगे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। रिफ्यूज टू ऑर्डर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टू रजिस्टर टू व्हीलर्स एज कमर्शियल व्हीकल्स। तो भाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बोला कि आप क्या करेंगे, टू व्हीलर्स को कमर्शियल व्हीकल के तौर पे रजिस्टर करेंगे, ठीक है। लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन आर स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन। जो लाइसेंसिंग और रेगुलेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजन है, इसमें किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। एग्रीगेटर्स गिवन 6 वीक्स टू सीज ऑपरेशन। जो आपके रैपिडो और उबर मोटो और ये डिफरेंट जो आपके वेरिएंट्स हैं, इन सब के ऊपर भी ये रेगुलेशन लग जाएगा कि भाई जब तक, अच्छा आपको 6 हफ्ते तक का टाइम है इन सब चीज़ों को डिसकंटिन्यू करने का। तो 6 हफ्ते के अंदर आपको करना। अच्छा यहाँ पे एग्रीगेटर वर्ड का मतलब तो सबको समझ में आ गया ना। एग्रीगेटर जो डिफरेंट जगह से एग्रीगेट करके उसको एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाता है, खुद कुछ काम नहीं करता, उसका काम ही होता है सबको अरेंज करा के मैं एक काम करूँ, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में कौन हो गया, रैपिडो हो गया, उबर मोटो हो गया, या फिर जुगनू हो गया। जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जिनके उसको ऐप नहीं है, वो जो एग्रीगेटर्स की तरह वर्क नहीं करता है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेयर्स के एम्बिट में हम बात कर रहे हैं। अच्छा अगर आप इसको एक्सपेंसिव स्कोप में पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन प्लेयर्स भी एग्रीगेटर कहला सकते हैं, जो आपके यूनियंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट मस्ट बैलेंस यूनियंस, कंज्यूमर्स एंड सेफ्टी इंटरेस्ट। तो डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट को गवर्नमेंट को बैलेंस करते हुए चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएगी 93 और 96 के अंदर, उसको बैलेंस करते हुए चल रहा है कि भाई जो यूजर्स हैं उनको फीजिबिलिटी इसमें फील होती है, उनको कैब नहीं यूज़ करना, उनको ऑटो रिक्शा यूज़ नहीं करना, तो उनके लिए फीजिबल भी होना चाहिए। तो रूल्स बहुत ज़्यादा ही बैलेंस अप्रोच में होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को टेक इनटू कंसिडरेशन करके आपको रूल्स बनाना है। अब कंक्लूजन क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो कर्नाटका हाई कोर्ट ने बैन नहीं लगाया बाइक टैक्सी पे, दे हैव आउटराइटली सेड दैट स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। तो अंटिल रूल्स आर फ्रेम्ड, बाइक टैक्सी विल लाइकली सीज इट्स ऑपरेशन इन बैंगलोर। सो बैंगलोर के अंदर, अच्छा रिसेंटली बैंगलोर में बहुत भयंकर फ्लड वाली सिचुएशन आ गई थी। फ्लड वाली सिचुएशन यानी कि बैंगलोर बहुत ज़्यादा ही ऐसी सिटी है जिसके अंदर लाइक इट्स प्रीटी लैंडलॉक्ड, ठीक है। उसके अंदर निकासी का रास्ता, पानी निकासी का रास्ता नहीं है, यानी कि प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं बना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि भाई एकदम से हैवी रेन पोर करे तो आपका पूरा सिस्टम ठप पड़ गया, स्कूल्स बंद करने पड़ गए, हॉस्पिटल्स में पानी आ गया, लोगों के घरों में पानी आ गया, कम्युनिकेशन में, पब्लिक कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगे। तो बैंगलोर काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है, तो इस इशू के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो बैंगलोर में इसके ऑपरेशंस वैसे ही बंद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, द केस highlights the evolving legal landscape to urban mobility and need for clear regulatory frameworks. Also, law aspirants should watch for forthcoming state regulations and related judicial pronouncement with respect to this. तो आपको आगे आने वाले महीनों के अंदर इसी केस को फॉलो अप करते हुए चलना है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मुद्दा क्या है, केस 4। अब भाई ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, हम इसकी कंट्रोवर्सी पे नहीं जाएंगे, हम इसके बस लीगल रीजनिंग पे जाएंगे कि भाई इसमें क्या लीगल रीजनिंग वाली कौन सी बात करिए। तो मेधा पाटकर का केस हुआ वीके सक्सेना के ऊपर। जब वीके सक्सेना गवर्नर की कैपेसिटी में नहीं थे, एक नॉर्मल व्यक्ति थे, तब केस फाइल करा गया था। अब केस क्या था आइए जानते हैं। तो केस का इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है कि केस का नाम है वीके सक्सेना वर्सेस मेधा पाटकर। नेचर ऑफ द केस इज सिविल डिफेमेशन, नॉट सिविल डिफेमेशन बट क्रिमिनल डिफेमेशन। जुरिडिक्शन इसका ये है कि ये इनिशियली फाइल हुआ अहमदाबाद 2001 के अंदर और ट्रांसफर कर दिया गया 2003 में। और करंट स्टेटस ये है कि मेधा पाटकर अभी फिलहाल कन्विक्टेड हैं एंड फिलहाल शी हैव बीन रिलीज ऑन प्रोबेशन विद कॉम्पनसेशन ऑर्डर। तो कुछ कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व है इस पूरे केस के अंदर, आइए जानते हैं इस केस के अंदर क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टीज के बारे में। बेसिकली हमारे पास दो लोग हैं, पहला है हमारा पास कंप्लेनेंट है हमारे वीके सक्सेना, और दूसरा है हमारे पास मेधा पाटकर इसमें क्या है, अक्यूज्ड। अब इशू क्या था, वीके सक्सेना देन प्रेसिडेंट ऑफ एन एनजीओ सपोर्टिंग द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को एक तरह से सपोर्ट कर रहा था इनका एक एनजीओ। तो उस टाइम पे वीके सक्सेना उस एनजीओ के प्रेसिडेंट थे। मेधा पाटकर एक सोशल एक्टिविस्ट थी।
लीडिंग टू द नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो मेधा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। केस का बैकड्रॉप कुछ इस प्रकार है। इन 2000 मेधा पाटकर issued a press release alleging that a check issued to NBN यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन had bounced, कि भाई आपका चेक बाउंस हो गया है, हमारे जो आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया। She claimed the NGO led by Saxena was secretly backing Narmada Bachao Andolan and accused VK Saxena of being a coward and involved in हवाला ट्रांजैक्शंस, कि भाई आप हवाला के ट्रांजैक्शन करते हैं, इस प्रकार का उन्होंने उनको डिफेमेशन वाला स्टेटमेंट बोल दिया, डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोल दिया। सक्सेना फाइल्ड अ डिफेमेशन सूट एलिजिंग दीज स्टेटमेंट्स वर फॉल्स एंड डिफेमेटरी, कि भाई ये जो स्टेटमेंट्स हैं फॉल्स है, डिफेमेटरी, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इस इंसान को बोलो कि मेरे को प्रॉपर एविडेंस के साथ में ला के ये चीज़ बोले। तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझता है, क्रोनोलॉजी समझिए। बेसिक क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी बड़ी सिंपल सी है इस केस के अंदर। 2000 के अंदर एलिजिड डिफेमेटरी प्रेस रिलीज बाय पाटकर रिलीज हुआ। 2001 के अंदर सक्सेना फाइल्ड डिफेमेशन सूट इन अहमदाबाद। 2003 में द केस वाज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली। इन 2023 मई के मंथ में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया पाटकर को। तो 2023 में ये कन्विक्ट हो गई थी। एंड 2023 के जुलाई में शी वाज सेंटेंस्ड टू 5 मंथ्स जेल एंड 10 लाख रुपीज़ का फाइन। तो पहले कन्विक्शन का ऑर्डर आ गया, उसके बाद फिर आपका पनिशमेंट का ऑर्डर आ गया। एंड देन इन 2023 ओनली, 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल सा था। ऑल्सो 2024 केस को लिस्ट होने में कितना टाइम लग गया, आप देख रहे हैं कि जुडिशरी कितनी स्लो है हमारे सिस्टम की, या फिर जुडिशरी स्लो नहीं है, केस का बर्डन इतना ज़्यादा है। ये एक अलग द्वंद्व चलता है, ये एक अलग कंट्रोवर्सी है, एक अलग मैनर ऑफ डिस्कशन। इस पर अपन प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं इन लेंथ। देन द सेंटेंस वाज सस्पेंडेड एंड अपील like on an appeal and the bail was granted in this case. 2024 में the conviction upheld by the additional session judge, जो additional session judge थे विशाल सिंह, उन्होंने इस conviction को adhere करा और बोला कि भाई ये बिल्कुल सही है। पाटकर have failed to furnish a probation bond and NBW issued, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट was issued against her. In 2024 April, पाटकर was arrested and released on furnishing bond and compensation, and thus ये हमारा चेन ऑफ इवेंट्स बनता है। 2025 में अपडेट कुछ इस प्रकार है कि भाई ये केस अभी भी ऑनगोइंग चल रहा है एंड पाटकर के रिगार्डिंग क्या हमें अपडेट मिला, दैट पाटकर वाज करंटली कन्विक्टेड एंड रिलीज ऑन प्रोबेशन। तो अभी प्रोबेशन पे रिलीज कर दी गई है विद कॉम्पनसेशन ऑर्डर, कि आपको कॉम्पनसेशन ऑर्डर देना पड़ेगा। अब हम इससे क्या समझेंगे, हमें कौन से लीगल प्रोविजंस देखना है? तो सेक्शन 499, क्या इसको याद करना है? यस, ऐसे याद करना है। सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड आईपीसी डिफाइंस क्रिमिनल डिफेमेशन। तो क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। ऑल्सो सेक्शन 500 आईपीसी के अंदर ये दिया कि पनिशमेंट क्या होगी क्रिमिनल डिफेमेशन की, तो 2 साल फाइन होगी, ठीक है, या फिर बोथ होगी, ठीक है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इट अलाउज कोर्ट टू रिलीज ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन। आप प्रोबेशन पे रिलीज हो सकते हो इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग टू जेल। भैया आपको जेल की सजा नहीं होगी, आपको प्रोबेशन पे रिलीज कर दिया जाएगा, स्पेशली अगर आपकी एज है या फिर ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस काफी ज्यादा कम है। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है वो समझता है। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। क्रिमिनल डिफेमेशन इज एन ऑफेंस अंडर इंडियन लॉ वेयर अ पर्सन मेक्स और पब्लिशेस एनी फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अनदर पर्सन। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हो जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, जो बिल्कुल भी फैक्चुअल नहीं है, प्रॉपरली फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इंटेंडिंग टू हार्म दैट पर्सन्स रेपुटेशन। आपने दूसरे इंसान के अगेंस्ट क्या बोला कि वो क्या करते हैं, हवाला ट्रांजैक्शंस करते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, नोइंग दैट सच हार्म इज लाइकली। आपको नॉलेज थी इस चीज़ की, तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन का केस लग जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, की एलिमेंट्स क्या है हमारे डिफेमेशन के? तो इम्प्यूटेशन ऑफ स्टेटमेंट, पब्लिकेशन एंड इंटेंशन ऑफ नॉलेज। ये हमारे 3 प्राइमरी एसेंशियल्स हैं। पहला है मस्ट बी मेड बाय वर्ड्स। जो आपका स्टेटमेंट है उसको आपको ओरली बोलना है, साइन से बोल सकते हो, विजिबली रिप्रेजेंटेशन से बोल सकते हो। मतलब मैं कुछ कार्टून कैरेक्टर क्रिएट कर दिया, या फिर मैंने एक पॉडकास्ट में जाके बोल दिया, या एक वीडियो बना के डाल दिया, ठीक है, तो वो डिफेमेशन के अंदर आ जाएगा। मूविंग ऑन, पब्लिकेशन इसका होना चाहिए। पब्लिकेशन हमेशा कम्युनिकेट होना चाहिए थर्ड पार्टी को, कि थर्ड पार्टी को इसके बारे में पता चल गया। ये नहीं कि मैं आपको कोई चीज़ बोल रहा हूँ, आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ और थर्ड पार्टी ने कान लगा के सुन लिया, ठीक है, एंड मुझे चीज़ की नॉलेज थी नहीं, तो मैंने आपको डिफेम किया क्या? नहीं,
डिफेम नहीं किया, पर मैं थर्ड पार्टी को सुनाने के लिए जानबूझ के एक ऑडियंस सेट करके बोल रहा हूँ ये, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, आप पब्लिश करने का इंटेंट था आपका, आपने बहुत तेज आवाज़ में इस चीज़ को बोला, दूसरे व्यक्ति को समझ में आ गया, या आपने ऑडियंस को सेट करके इस चीज़ को कम्युनिकेट किया, या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को कम्युनिकेट किया, आपका इंटेंशन पब्लिकेशन का होना चाहिए, तब बन जाएगा criminal defamation. Also, intention or knowledge. The accused must intend to harm or know that statements will harm the reputation of the person concerned. कि भाई ये ऐसा स्टेटमेंट दूंगी तो 101% इसकी रेपुटेशन को हार्म हो सकता है, तो इसी प्रकार की चीज़ों को हम क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर लेते हैं. अब नेक्स्ट केस इन द लाइन इज सरोगेसी राइट्स. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना. सरोगेसी राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डाइवोर्स वुमेन और सिंगल वुमेन के रिगार्डिंग इसमें प्रोविजंस है. अभी क्या प्रोविजंस है आइए जानते हैं फटाक से इस सेशन के अंदर. इंट्रोडक्शन. टॉपिक ये है कि भाई कौन कौन से लीगल चैलेंजेस फेस करेगा ये डाइवोर्स और ऐसी वुमेन का जो कि सिंगल रहती हैं, और सरोगेसी एक्ट 2021 कैसे इनसफिशिएंट है. तो कॉन्टेक्स्ट कुछ इस प्रकार है दैट बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेफरल दिया था एक डाइवोर्स वुमेन की प्ली का, जब वो सरोगेसी करना चाह रही थी, और सीधे उन्होंने रेफर कहाँ कर दिया मैटर सुप्रीम कोर्ट में. इसका सिग्निफिकेंस क्या है आइए जानते हैं. सो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस ये है दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस फॉर सरोगेसी लॉज इन इंडिया. तो जो ब्रॉडर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था कि यार कब अडॉप्टिव पेरेंट्स सरोगेसी के लिए अवेल कर सकते हैं, सरोगेट मदर के रिगार्डिंग क्या क्या रेगुलेशंस हैं, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना है. और इसी चीज़ के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट लीगल चैलेंजेस को देखता है, एंड बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मैटर रेफर इसलिए सुप्रीम कोर्ट को किया. मूविंग ऑन, केस का बैकड्रॉप कुछ इस प्रकार था दैट द पिटिशनर वाज अ 38-year-old डाइवोर्स वुमेन. उनके रिगार्डिंग केस था विद 2 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन इन एक्स हस्बैंड की कस्टडी. तो एक्स हस्बैंड के पास उनके 2 बायोलॉजिकल बच्चे थे. तो वो एक 38-year-old डाइवोर्स वुमेन क्लेम करना चाह रही थी कि यार ये क्लेम करना है कि भाई मुझे सरोगेसी का राइट मिलना चाहिए, मेरे दोनों बायोलॉजिकल बच्चे जो हैं वो एक्स हस्बैंड की कस्टडी में. मेडिकल हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है. अंडरवेंट हाइस्टेरेक्टोमी in 2012, अनएबल टू बियर चिल्ड्रन नेचुरली. तो भैया उनका एक ऑपरेशन हो चुका है. बेसिकली इस ऑपरेशन में ये होता है कि आपकी बच्चेदानी निकाल ली जाती है, या सिंपल सी चीज़ है आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो इस प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं जिसके कारण जो नॉर्मली कपल आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. 2012 के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 13-15 साल हो चुके हैं. एंड डिसाइड टू हैव चाइल्ड थ्रू सरोगेसी यूजिंग हर ओन एग्स. कि भाई उनके जो एग्स हैं उसको यूज़ करके वो क्या करना चाहती हैं, अपने बच्चों को पैदा करना चाहती है. एप्लीकेशन फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर सरोगेसी रिजेक्टेड बाय सिविल सर्जन साइटिंग सरोगेसी एक्ट प्रोविजंस. तो बेसिकली एप्लीकेशन ये है कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा उनको सरोगेसी के लिए, जिसको रिजेक्ट कर दिया था सिविल सर्जन ने. बोला कि भाई सरोगेसी एक्ट के प्रोविजंस आपको काउंट नहीं करते हैं, हम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते. पिटिशनर ने चैलेंज कर दिया, बोला कि रिजेक्शन बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट 2023 के अंदर, और ये मैटर कहाँ कर दिया रेफर सुप्रीम कोर्ट के पास में. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला आइए जानते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं. तो सरोगेसी एक्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, डेफिनेशन क्लॉज. ये सारे डेफिनेशन को हमको ध्यान रखना है. सेक्शन 2ZD डिफाइन. क्या सेक्शन याद रखेंगे हम नहीं, हम प्रोविजंस का कॉन्टेक्स्ट याद रखेंगे, कंटेंट पे काम करेंगे. डेफिनेशन ऑफ सरोगेसी: चाइल्ड बियरिंग बाय अ वुमन फॉर एन इंटेंडिंग कपल इंटेंडिंग टू हैंड ओवर चाइल्ड पोस्ट बर्थ. सेक्शन 2R इंटेंडिंग कपल. इंटेंडिंग कपल कौन होगा, कपल विद मेडिकल इंडिकेशन फॉर सरोगेसी इंटेंडिंग टू बिकम पेरेंट्स. जिसके मेडिकल इंडिकेशंस हैं सरोगेसी करने के और वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, उन्हें हम इंटेंडिंग कपल बोलेंगे. इंटेंडिंग वुमेन, इंडियन विडो और डाइवोर्स वुमेन एज 35 to 45 years intending to do surrogacy. Section 4 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज A ये बोलता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा. इंटेंडिंग कपल वुमेन मस्ट नॉट हैव अ सर्वाइविंग बायोलॉजिकल. भाई बायोलॉजिकल चाइल्ड होना जरूरी नहीं है, मतलब बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होना चाहिए. आपका कहने का मतलब अगर आपके पास बायोलॉजिकल चाइल्ड है तो मतलब आपके पास अब बच्चे नहीं आएंगे, यू कैन रिप्रोड्यूस. ठीक है, सो भले बायोलॉजिकल चाइल्ड हो
या अडॉप्टेड हो और बॉर्न थ्रू सरोगेसी हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। ना बायोलॉजिकल चाइल्ड होना चाहिए, ना अडॉप्टेड चाइल्ड होना चाहिए, ना ही सरोगेसी से होने वाले कोई बच्चा उनके पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग और इनक्योरेबल डिजीज। अगर लाइफ थ्रेटनिंग या इनक्योरेबल डिजीज है या परमानेंट डिसेबिलिटी है ऑफ द एग्जिस्टिंग चाइल्ड, तो एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करती है कि एग्जिस्टिंग चाइल्ड में क्या होगी, लाइफ थ्रेटनिंग या इनक्योरेबल डिजीज होगा उसको, या परमानेंट डिसेबिलिटी होगी, तब अलाउ किया जा सकता है इस सिनेरियो के अंदर। तो कुछ सिविल सर्जन के ग्राउंड थे जिस बेस पे उनने रिजेक्ट करा। वो ग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं ग्राउंड को क्वेश्चन किया गया था। तो पिटिशनर हैज टू लिविंग, पिटिशनर मतलब वो डाइवोर्स वुमेन 38 ईयर ओल्ड, इनकी बात हम कर रहे थे यहाँ पे, 38 ईयर डाइवोर्स वुमेन। सो उनकी कहानी के बारे में, पिटिशनर हैज टू लिविंग हेल्दी बायोलॉजिकल चिल्ड्रन थ्रू दो इन एक्स हस्बैंड की कस्टडी, कि भाई एक्स हस्बैंड की कस्टडी में उनके पास नहीं है और उनके साथ एक हाइसेक्टोमी का एक ऑपरेशन भी हो चुका है। कस्टडी और रीमैरिज स्टेटस डज नॉट अफेक्ट एलिजिबिलिटी अंडर द एक्ट, कि भाई जो कस्टडी है और ये रीमैरिज स्टेटस है ये अफेक्ट नहीं करता एलिजिबिलिटी के तौर पे। ऑल्सो एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ सर्वाइविंग चाइल्ड, नॉट फर्टिलिटी स्टेटस और एक्सेस टू चिल्ड्रन, कि भाई मैं अपने बच्चों से मिल नहीं पाती, इस वजह से आप सरोगेसी कर सकते हो क्या, इस प्रकार की चीज़ें तो नहीं दी है भाई हमारे एक्ट के अंदर, ठीक है। हेंस पिटिशनर डिड नॉट क्वालिफाई एज अ इंटेंडिंग वुमेन अंडर सेक्शन 4, और इसी कारण उनके जो सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया बाय द सिविल सर्जन। अब बॉम्बे हाई कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस है, बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें इंटरवीन क्यों नहीं करना चाहता, लेट्स सी। लार्जर लीगल क्वेश्चन क्या है, डज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंडिंग कपल एक्सक्लूड सिंगल और डाइवोर्स वुमेन, क्या हम सिंगल और डाइवोर्स वुमेन को एक्सक्लूड कर देते हैं। कोर्ट नोटेड दैट surrogacy act primarily contemplates intending couple raising ambiguity on single women rights। तो भाई कोर्ट ने ये नोट किया कि सरोगेसी का जो एक्ट है, करंट जो सरोगेसी का जो एक्ट है वो प्राइमरली कंटेम्पलेट ये करता है कि भाई इंटेंडिंग कपल जो है उनके रिगार्डिंग एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, उनके रिगार्डिंग कुछ राइट्स का स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। ऑल्सो सिंगल वुमेन के राइट्स का प्रॉपर स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, उसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। कंसर्न्स ओवर पोटेंशियल कमर्शलाइजेशन, कि भाई इससे कमर्शलाइज भी तो करा जा सकता है सरोगेसी को। इफ सिंगल वुमेन आर अलाउड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, अगर सिंगल वुमेन को हम अलाउ कर देंगे तो इससे कमर्शलाइजेशन ऑफ सरोगेसी होगा, तो सरोगेसी का पर्पस जो था एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का वो तो डिफीट हो गया और हम कमर्शियल सरोगेसी की ओर सोसाइटी को अग्रसर कर रहे होंगे। द कोर्ट क्वेश्चन इंप्लीकेशंस फॉर अनमैरिड कपल्स, कोर्ट ने क्वेश्चन करा अनमैरिड कपल्स के रिगार्डिंग, पेरेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, चाइल्ड वेलफेयर के रिगार्डिंग, एम्फसाइज सरोगेट चाइल्ड राइट्स एंड वेलफेयर बियॉन्ड पिटिशनर्स इंटरेस्ट। ये सारी बातें करी गई किसके द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। आगे देखते हैं क्या हुआ। रेफर जो किया मैटर सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बोला कि बॉम्बे हाई कोर्ट डिक्लाइन टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ, कि हम इंटरिम रिलीफ को ग्रांट नहीं करेंगे ड्यू टू वाइडर लीगल एंड सोशल इंप्लीकेशंस, कि अगर हमने इंटरिम रिलीफ अभी दे दिया तो हर कोई व्यक्ति आ जाएगा, देयर वुड बी फ्लड गेट्स ऑफ केसेस, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वो बोलेंगे आपने उसको इंटरिम रिलीफ दो तो हमें भी दो, हमारा भी हक है। तो हम इसलिए कुछ भी नहीं कर रहे, आपको रेफर कर रहे बड़े भाई, आप कर दो। तो बड़े भाई ने क्या बोला, रेफर टू द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट व्हिच इज ऑलरेडी हियरिंग रिलेटेड टू ऑन सरोगेसी राइट, जो ऑलरेडी सरोगेसी राइट्स के रिगार्डिंग केसेस देख रहा है, ऑफ अनमैरिड एंड सिंगल वुमेन के राइट, कि भाई सिंगल वुमेन के राइट्स कैसे होंगे। पिटिशनर एडवाइस टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और अवेट इट्स डिसीजन, कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है, आप रीअप्लाई करने के पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आने वाले हैं उसके लिए वेट कर लो, या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली जाके अप्रोच करो, हमारे पास मत आओ। तो क्या कोर्ट ने डिनाई कर दिया, कोर्ट ने बोला बेटर वहां पे आपको मिलेगा। लीगल आउटलुक क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सरोगेसी एक्ट, वेदर इंडियन कपल इंक्लूड्स, ये क्वेश्चन पूछे गए, राइट्स ऑफ सिंगल डाइवोर्स वुमेन, ऑल्सो चाइल्ड का वेलफेयर, कमर्शलाइजेशन एंड पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसके कुछ लीगल आउटलुक्स हैं जो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। Next case in the line is conviction विदाउट द विक्टिम्स बॉडी, तो विक्टिम की बॉडी नहीं पाई गई लेकिन तब भी उसे कन्विक्ट कर दिया। तो आइए इस केस में जानते हैं कि क्या हुआ। सो कन्विक्शन क्या पॉसिबल है, अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, पहले तो समझना टॉपिक क्या है। क्या ना कोर्ट कन्विक्ट फॉर मर्डर विदाउट रिकवरिंग द विक्टिम्स बॉडी, विक्टिम की बॉडी रिकवर नहीं करी तो क्या कन्विक्ट कर दोगे मर्डर के लिए। लेट्स सी, कॉन्टेक्स्ट ये था, मुंबई कोर्ट सेंटेंस्ड अ फॉर्मर पुलिस इंस्पेक्टर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मर्डर डिस्पाइट नो बॉडी बीइंग फाउंड। कि भाई हुआ ये कि मुंबई की कोर्ट ने सेंटेंस कर दिया फॉर्मर पुलिस इंस्पेक्टर को, जो कि पहले पुलिस इंस्पेक्टर थे। क्या बोल दिया कि भाई हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं आपको मर्डर कॉज करने की, जब तक दूसरे, और प्लस वहां पर दूसरे व्यक्ति की बॉडी फाउंड भी नहीं हुई थी। अब सिग्निफिकेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ कॉर्पस डिलिक्टी एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन क्रिमिनल लॉ। केस का बैकड्रॉप समझते हैं एक एक करके। विक्टिम
assistant inspector Ashwini Bidre Gore disappeared on April 2016. अक्यूज कौन है? एक एक्स पुलिस इंस्पेक्टर जिनका नाम है अभय कुरुंदकर, ठीक है। Allegations क्या लगी हुई हैं? That victim visited accused house and was killed there, and accused and 2 associates dismembered and disposed of the body in a creek. ठीक है। Defenses are taken. So defense क्या थे? Claimed victim left for Vipassana meditation camp and no body or physical evidence was found. The court finding was like this. They relied on the circumstantial evidence and technical evidence से हमने ये पता लगाया कि भाई दूसरा इंसान जो है वो कन्विक्ट है। अब इंडियन पीनल कोड के कौन से प्रोविजंस इस पूरी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हुए? तो सबसे पहले तो दफा 302 जो हम बोलते हैं सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर की जो पनिशमेंट है। नेक्स्ट सेक्शन 114 एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शन 114 याद करना है, बिल्कुल याद करना है, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट, कोर्ट कैन इन्फर फैक्ट्स बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। कोर्ट इन्फर कर सकते हैं फैक्ट्स को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे। इंटरप्रिटेशन हमने एक लीगल मैक्सिम का किया जिस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो लेके आ चुके हैं क्लैटर जयपुर के पेज पे। कॉर्पस डेलिक्टी का प्रिंसिपल लैटिन वर्ड है ये और इसका मतलब ये है बॉडी ऑफ द क्राइम। जो भी क्राइम की फुल बॉडी रहेगी, बॉडी किसी व्यक्ति की नहीं, बॉडी ऑफ क्राइम की। भाई क्राइम के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं? ट्रेडिशनली रिक्वायर्स प्रूव दैट अ क्राइम हैज अकर्ड ऑफन बाय प्रोड्यूसिंग द विक्टिम्स बॉडी इन मर्डर केसेस। सिंपल सी चीज, जो मेन मूल मुद्दा है आपके क्राइम का जिससे एस्टैब्लिश हो सकता है कि ये क्राइम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से आई वुड से सारे एसेंशियल्स ऑफ दिस क्राइम कंप्लीट हो चुके हैं, वो है कॉर्पस डेलिक्टी। सो जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है क्राइम कंप्लीट करने का तो कहाँ से आप चीज करोगे? तो ट्रेडिशनली इट रिक्वायर्ड प्रूफ दैट अ क्राइम हैज अकर्ड। ट्रेडिशनली इसमें प्रूफ रिक्वायर्ड होता था बट एंड इट वाज ऑफन यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द विक्टिम्स बॉडी, कि विक्टिम की बॉडी का है मर्डर केसेस में। तो वो प्रिंसिपल से हम थोड़े अलग हट गए। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को हमने किस प्रकार इंटरप्रेट करा, लेट्स सी। सो कोर्ट रिलाई ऑन चेन ऑफ इवेंट्स। कोर्ट ने काफी ज्यादा डिफरेंट चेन ऑफ इवेंट्स को रिलाई करा एंड उन सब के बीच में एक डॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करी और बोला कि लॉजिकली एक्सक्लूड्स इनोसेंस। एंड उन्होंने बेसिकली लॉजिकल तरीके से सारे के सारे चेन ऑफ इवेंट्स को एनालाइज ये करा एंड बीच के जो गैप्स है उसको फिल इन करा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। In this case, victim's last known location was of accused house। कि भाई accused जो इंसान है उसकी last known location victim की वहीं पाई गई। तो भाई आपके फ़ोन में GPS होता है, नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं, तो ISP से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से या नेटवर्क ऑपरेटर से आपकी लोकेशन मंगाई जा सकती है। और लोकेशन मंगवाना एक जज का आई वुड से एक बहुत ही ऐसा राइट है कि भाई कोई डिनाई नहीं कर सकता। यू कैन नॉट हिंडर द कोर्ट इन लाइक ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जो भी चीज़ चाहिए कोर्ट को, सारी की सारी एजेंसीज, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सबको वो चीज़ माननी ही पड़ेगी। तो विक्टिम की लास्ट नोन लोकेशन कोर्ट ने मंगवाई और देखा कि वो अक्यूज पर्सन, यानी कि अक्यूज पर्सन का नाम क्या था, ये रहा अक्यूज पर्सन का नाम, अभय कुरुंदकर के घर की लोकेशन पाई गई थी। अब होता क्या है आगे? कॉल डेटा रिकॉर्ड्स प्लेस करे गए, अक्यूज एंड विक्टिम एट अ रेलेवेंट लोकेशन पे दोनों ही व्यक्ति पाए गए थे। अक्यूज फॉल्स एंट्रीज इन पुलिस की लॉगबुक, पुलिस लॉगबुक को चेक करा गया, उसमें बोला कि भाई अक्यूज ने फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, फॉल्स लॉगबुक के अंदर एंट्रीज लगाई हैं, मतलब लॉगबुक सही थी, उसके अंदर एंट्री फॉल्स करी कि भाई मैं तो यहाँ था, मतलब एलिबाई एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी, कुछ गलत चेंज ऑफ इवेंट्स उसमें डालने की कोशिश करी। सस्पिशियस बिहेवियर पता चला, फ्लैट रीपेंटेड विदाउट लैंडलॉर्ड की कंसेंट, वो जो फ्लैट था उसको रीपेंट कर दिया गया बिना लैंडलॉर्ड की कंसेंट के, और ये एक सस्पिशियस बिहेवियर है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे खून खच्चर वाला कुछ ना कुछ हुआ है सिस्टम। नो क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन फॉर विक्टिम्स डिसअपीयरेंस, कोई क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन नहीं कि विक्टिम गया तो गया कहाँ, लास्ट लोकेशन ये थी तो इसके पर मान लो फ़ोन छोड़ के चले गया, कुछ हो गया तो कहाँ गया, मतलब कुछ तो एविडेंस मिलना चाहिए, राइट। अगर नहीं है तो कोर्ट हेल्ड दीज फैक्ट्स एज इनकंसिस्टेंट विद द इनोसेंस, कि भाई माना जाएगा कि आप इनोसेंट नहीं है, दस यू आर लायबल। तो हम कौन कौन से रेलेवेंट प्रेसिडेंट्स देख सकते हैं इस केस के साथ में? दीज केसेस कोर्ट वे एविडेंस क्वालिटी एंड क्वांटिटी केयरफुली, कि भाई कोर्ट ये देखता है कि कितनी क्वांटिटी की एविडेंस है, क्या क्वालिटी है उन एविडेंसेस की, ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है। अभी 3 कुछ लैंडमार्क केस लॉज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। क्या है केस लॉ? आई विल एक्सप्लेन इन वेरी ब्रीफली। कीर्ति व्यास का केस 2018, 2 accused convicted for murder without body
दो अक्यूज पहले भी कन्विक्ट, ये पहली बार नहीं है कि कन्विक्ट कर रहे हैं, दो अक्यूज पहले भी कन्विक्ट हो चुके हैं विदाउट बॉडी, रिलाइड ऑन डीएनए एविडेंस, सीसीटीवी आपकी फुटेज, लोकेशन का डेटा और व्यक्ति का कंडक्ट यानी कि कंडक्ट ऑफ द पार्टीज जो रिलेवेंट एविडेंस बन जाते हैं। तो कीर्ति व्यास के केस में 2018 में ये हो चुका है। 2021 में रिसेंटली सदिच्छा सेन के केस में क्या हुआ, अक्यूज ग्रांटेड बेल ड्यू टू नो बॉडी फाउंड, ट्रायल पेंडिंग है, अभी ट्रायल करंटली उनका पेंडिंग है और उनको बेल ग्रांट हो गई, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। अब ऋषि पाल के केस में क्या हुआ, स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस है 2013 का, इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एब्सेंस ऑफ बॉडी इज नॉट फेटल इफ क्लिंचिंग एविडेंस प्रूव्स होमिसाइडल डेथ, कि भाई हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हमें पता चल गया कि होमिसाइड हुआ है, होमिसाइडल डेथ के रिगार्डिंग कुछ सर्कमस्टेंशियल चीजें मिल रही हैं, कुछ क्लिंचिंग एविडेंस मिल रहा है जिससे प्रूव हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति ने वो किया है और इसका इनोसेंस से कोई ताल्लुक नहीं, यानी कि ये व्यक्ति इनोसेंट नहीं है, ये व्यक्ति गिल्टी है, सारे एविडेंस की ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास लीगल मैक्सिम एक लग जाता है, लीगल मैक्सिम यानी कि लीगल प्रिंसिपल लग जाता है। क्या प्रिंसिपल का नाम है, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, मतलब पूरे के पूरे जितने भी एरोज हैं, जितने भी एविडेंसेस हैं, जितने भी डॉट्स आप कनेक्ट कर लो, सब इसी व्यक्ति को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये सिविल केस से काफी डिफरेंट होता है, सिविल केस में प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, आपको इसी चैनल पे इसका शॉर्ट मिल जाएगा। कंक्लूजन क्या है, ध्यान से समझना है। कन्विक्शन विदाउट विक्टिम बॉडी इज लीगली पॉसिबल, पहले भी हो चुका है और अभी भी हो रहा है, बट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर चेन ऑफ इवेंट्स बन पाए। कोर्ट मस्ट इंश्योर नो रीजनेबल डाउट, कोर्ट को क्या देखना है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का प्रिंसिपल लग जाए ताकि किसी इनोसेंट व्यक्ति को सजा ना हो जाए, इसका रॉन्गफुल कन्विक्शन ना हो जाए। दिस केस एग्जाम्प्लीफाइज जुडिशियल रिलायंस, इस केस से एग्जाम्प्लीफाई होता है कि जुडिशरी पे हम रिलाई कर सकते हैं। जुडिशरी पे रिलाई क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी खुद रिलाई करती है किस पे, मॉडर्न एविडेंसेस पे। हमने देखा भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिजिटल एविडेंस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। कौन से ईयर में आया था, 2023 में आया था। कौन सी डेट को आया था, 25 दिसंबर को आया था। किस डेट से इंप्लीमेंट हो गया, 1 जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, एक साल होने को आ रहा है। इस बार का मेन फोकस आपके एग्जाम का भारतीय न्याय संहिता होता है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आपके 3 क्रिमिनल लॉज मेन फोकस हो सकते हैं इस बार के क्लैट के पेपर में, इवन एलेट के पेपर में भी। तो दिस केस एग्जाम्प्लीफाइज जुडिशियल रिलायंस ऑन मॉडर्न डिजिटल मेथड्स, एंड इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक केस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है। एसिड डिस्क्लोजर बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि आपको अपने अपने एसेट डिस्क्लोज करना है। ये केस थोड़ा मोटिवेटेड केस इस वजह से है बिकॉज अभी रिसेंटली ये हुआ कि किसी जज के घर पे कुछ आग लग गई, छोटी सी एक फायर हो गई और उसमें जब फायर फाइटर्स पहुँचे, पानी वानी लगो गया, सब चीज़, आग बुझ गई। तो उन्होंने देखा कि यार बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे नोट जले हुए रखे हुए हैं, एंड क्वेश्चन आया कि भाई इतना पैसा किसी व्यक्ति के घर में कैसे हो सकता है। सो आइए जानते हैं नेक्स्ट केस के बारे में, एसेट डिस्क्लोजर बाय सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो केस का बैकड्रॉप बड़ा सिंपल सा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस have publicly declared their asset। तो कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पब्लिकली डिक्लेयर करना है। इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है, दिस एक्शन इज लिंक्ड टू अ 1997 कोड ऑफ एथिक्स फॉर जजेस। तो 1997 का कोड ऑफ एथिक्स ऑफ जजेस है। 1997 सिंपल सी बात है, मैं पैदा हुआ था तब की बात है, और तब एक कोड ऑफ एथिक्स ऑफ जजेस बन गया था। इसको याद करना ढंग से, प्रॉपर तरीके से। उस कोड ऑफ एथिक्स ऑफ जजेस के चलते हमने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए हमने बोला कि उसको फॉलो करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कौन से प्रोविजंस हैं उसको देख लेते हैं, प्लस जजेस इंक्वायरी एक्ट के कौन से प्रोविजंस हैं जो आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट है। इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है। याद करना मतलब आर्टिकल का नाम भी याद करना है, इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है। ठीक है, 124 किस बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इम्प्लाइंग इंटीग्रिटी, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 के अंदर होता है। हाई कोर्ट में कहाँ होता है, हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है, फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ। 1, 2 और 4 से रिलेटेड है, पर कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, 421 है, 241 है, 214 है, क्या है, ऑप्शंस भी दे दिया अब तो मैंने। नेक्स्ट है आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और नेसेसिटेट करती है पब्लिक ट्रस्ट को। ठीक है, इसलिए ये 2 प्रोविजंस याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जजेस इंक्वायरीज एक्ट 1968 का। इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड रिमूवल ऑफ जजेस, की जजेस के ऊपर इंक्वायरी बिठाई जा सकती है, जजेस का रिमूवल हो सकता है, उनका इंपीचमेंट हो सकता है। दो नॉट डायरेक्टली अबाउट द एसेट डिक्लेरेशन रिलेट्स टू अकाउंटेबिलिटी। तो जजेस के इस पूरे प्रोसेस के रिगार्डिंग ये हमारे पास एक एक्ट है,
और बोला कि डायरेक्टली नहीं कर सकते पर इनडायरेक्टली आपको एसेट का डिक्लेरेशन करना है और आपके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश्ड है। सो ये अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है? आप खुद ही सेल्फ डिक्लेरेशन देते हो, खुद ही एफिडेविट और ये सब चीज़ें बताते हो कि मेरे पास इतने इतने एसेट्स है, इतनी सब चीज़ें हैं, और ये आपका प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स फॉलो होता है। नेक्स्ट, इससे क्या इन्फर करता है? इट लाइकली कंटेन्स गाइडलाइंस ऑन कंडक्ट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इससे फाइनेंशियल इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, और इस चीज़ को हम क्रिटिकल रीजनिंग में दे सकते हैं कि व्हाट शुड बी द लाइकली कोर्स ऑफ एक्शन, या क्या अजम्पशन था, क्या आर्गुमेंट था, क्या असर्शन, क्या रीजन था। तो ये उस सेंस में यूज़ किया जा सकता है बाय क्लैट कंसोर्टियम। पोटेंशियल फोकस एरियाज, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, कि भाई आपको डिस्क्लोज करना है एसेट ताकि बाद में जाके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए। इसके इम्प्लीकेशंस है कुछ। सो इट प्रमोट्स इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी कैन रीइंफोर्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस बाय डेटरिंग करप्शन, ताकि इससे करप्शन ना हो। करप्शन के रिगार्डिंग एक एक्ट है हमारे इंडिया के अंदर जो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट्स को कवर करता है। उस एक्ट का नाम क्या है? फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ। एनहांसिंग पब्लिक ट्रस्ट, सेटिंग अ प्रेसिडेंट। एंड ये डिफरेंट हमने इसके इंप्लीकेशंस देखे कि भाई आप एक प्रेसिडेंट सेट कर दोगे, आप इंकरेज करोगे ऐसी सिमिलर प्रैक्टिस डिफरेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कि भाई आप सेल्फ डिक्लेयर करो, हर साल आप खुद डिक्लेयर करोगे मेरे पास इतना पैसा है, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, आप बताओगे, उसके बाद फिर सरकार कमान कसेगी कि भाई आपने जो चीज़ करी है उससे बियॉन्ड जा रहा है आपका, तो आपने गलत डिक्लेरेशन करा है। नेक्स्ट केस इन द लाइन इस नोएडा बिरयानी केस। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा केस है और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता था इस केस। तो केस का बैकड्रॉप थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये इंसिडेंट बेस्ड केस है, एक इंसिडेंट हुआ था उसके बाद एक केस हुआ था। तो बेसिकली ये इंसिडेंट क्या था? अब इंसिडेंट बड़ा सिंपल सा था। इन नोएडा अ वीडियो सर्फेस शोइंग अ स्ट्रीट वेंडर बिरयानी सेलर एलिजिडली स्पिटिंग इनटू फूड सर्विंग कस्टमर्स। द एक्ट रेज कंसर्न्स। एक्ट ने कंसर्न रेज करे, बोला कि पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कतें हैं और इन्फेक्शियस डिजीज इससे हो सकते हैं, तो लीगल एक्शन लिया गया। सो एफआईआर रजिस्टर करी गई अगेंस्ट द वेंडर अंडर द सेक्शन 269। क्या याद करना है? यस, याद कर लेते हैं, आगे भी ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। द केस अट्रैक्टेड पब्लिक अटेंशन ड्यू टू फियर्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 में केस की बातचीत चल रही है। अब 269 का आईपीसी का सेक्शन क्या है, क्या बात करता है? Whoever unlawfully or negligently does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment up to 6 months। 6 महीने तक की सजा, फाइन या फिर दोनों। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? अनलॉफुल या नेग्लिजेंट एक्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नॉलेज या रीजनेबल बिलीव होना चाहिए कि उससे चीज स्प्रेड हो सकती है, यानी कि रीजन टू बिलीव या क्रिमिनल नॉलेज। ठीक है। ऑल्सो डिजीज मस्ट बी डेंजरस टू लाइफ। ये जो डिजीज है वो लाइफ के लिए डेंजरस होना चाहिए। सेक्शन 270 आईपीसी का सिमिलर है 269 से, बट अप्लाइज टू मैलिग्नेंट एक्ट्स जो डेलिब्रेट इंटेंशन से किए जाते हैं। यहाँ पे डेलिब्रेट एक्ट नहीं था या नेग्लिजेंट एक्ट था, अनलॉफुल एक्ट था, नेग्लिजेंट एक्ट था जिसके अंदर क्रिमिनल नॉलेज इन्वॉल्व थी। पर यहाँ पे जो सेक्शन इन्वॉल्व है उसमें मैलिग्नेंट एक्ट मतलब प्रॉपर क्रिमिनल इंटेंशन से, डेलिब्रेट इंटेंशन से, डेलिब्रेट अटेम्प्ट आपने किया है, जानबूझ के वो चीज़ किया, प्रीमीडिएटेड चीज़ है आपकी। ठीक है। कुछ दूसरे जो लॉज हैं वो हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का, जो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को पावर्स टू स्प्रेड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डेंजरस डिजीज। तो डेंजरस डिजीज स्प्रेड ना हो इसलिए गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है, ये हमारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट है। तो प्रोसिक्यूशन का बर्डन क्या है? तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा, मस्ट प्रूव वेंडर्स एक्ट वाज नेग्लिजेंट और अनलॉफुल एंड लाइकली टू स्प्रेड डिजीज, नंबर 1। नंबर 2, वीडियो एविडेंस में एस्टैब्लिश एक्टस रियस गिल्टी एक्ट बट प्रूफ ऑफ एक्चुअल और लाइकली डिजीज ट्रांसमिशन इज क्रूशियल। डिफेंस क्या है? मे आर्ग्यू लैक ऑफ इंटेंट, एब्सेंस ऑफ एक्चुअल डिजीज और इनसफिशिएंट एविडेंस ऑफ रिस्क। सो कुछ की टेक अवेज हैं हमारे इस केस के अंदर। पहला है एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कि भाई क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या होती है और नॉलेज का मतलब क्या होता है। नॉलेज एक प्रकार का मेंसिया है, सबसे ज्यादा क्या है? इंटेंशन सबसे खतरनाक मेंसिया, उसके नीचे क्या है? नॉलेज। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ एज अ ग्राउंड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि भाई हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर 19 सब क्लॉज 5 में। ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ एविडेंस, वीडियो और मेडिकल रिपोर्ट्स एक प्रॉपर तरीके से डिजिटल एविडेंस के तौर पर सर्व कर सकती है इस प्रकार के केसेस में, और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं कहलाएगा, ये प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। नेक्स्ट केस इन द लाइन दैट वी हैव इज एनसीडीआरसी का केस। अब ये एक क्रिटिकल सा केस है, हमने 8 जजमेंट बोले थे पर इसको आप बोनस जजमेंट के तौर पर मान सकते हैं। ये है एनसीडीआरसी का क्रिप्टो करेंसी का वजीर एक्स का केस। अब इस केस में क्या हुआ था, लेट्स सी। इंट्रोडक्शन ऑफ द केस। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन डिसमिसल ऑफ इन्वेस्टर क्लेम
क्लेम्स अगेंस्ट वजीर एक्स कि भाई उनने वजीर एक्स के अगेंस्ट जो चीजें थी क्रिप्टो एक्सचेंज के रिगार्डिंग उसको डिसमिस कर दिया। कॉन्टेक्स्ट ये था कि इन्वेस्टर ने एलिज करा। सो बेसिकली वजीर एक्स ने डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस करी है, मतलब जिस प्रकार की सर्विस उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी उस प्रकार की सर्विस उन्होंने प्रोवाइड नहीं करी। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का कंज्यूमर डिस्प्यूट बन रहा है और $233 मिलियन का ब्रीच हुआ है, साइबर ब्रीच हुआ है वजीर एक्स के द्वारा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? हाईलाइट्स द रेगुलेटरी एम्बिग्युइटी नेबुलस रिजाइम सराउंडिंग क्रिप्टो करेंसी। भाई क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग रेगुलेशन नहीं था प्रॉपर तरीके से, उस चीज के रिगार्डिंग बातचीत है। केस का बैकग्राउंड बड़ा सिंपल सा है। 18 जुलाई 2024 का ये केस है। $233 मिलियन यानी कि 45% ऑफ वजीर एक्स डिजिटल एसेट होल्डिंग स्टोलन फ्रॉम मल्टी सिग्नेचर वॉलेट। मल्टी सिग्नेचर वॉलेट से ये सब चीज चुरा ली गई। इमीडिएट एक्शन क्या हुआ? वजीर एक्स ने हॉल्ट कर दिया विड्रॉल की, कोई अपना पैसा बाहर नहीं निकाल सकता, कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकता, कन्वर्जन नहीं कर सकता। सिंगापुर कोर्ट ने इम्पोज करा मोरेटोरियम ऑन प्रोसीडिंग्स की, भाई प्रोसीडिंग के ऊपर हम मोरेटोरियम पीरियड लगा रहे हैं। एलिगेशन क्या थी कि इन्वेस्टर ने क्लेम करा वजीर एक्स फेल टू इम्प्लीमेंट एडिक्वेट सिक्योरिटी की, भाई वजीर एक्स की जो प्लेटफॉर्म थे बिल्कुल सिक्योर नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूटिंग डेफिशिएंसी इन सर्विस कि इनके कारण डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस तो 101% हुई है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप इतने ज़्यादा डिफिकल्ट या खतरनाक टाइम्स में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है मार्केट में। जब मार्केट में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है उस पर कोई रेगुलेशन नहीं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कंज्यूमर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटमोस्ट गुड फेथ करके आ रहा है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आ रहा है, ट्रस्ट करके आ रहा है कि अपना पैसा, अपनी हार्ड एंड मनी आपके उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, एडिक्वेट सिक्योरिटी करना है, वरना वो डेफिशिएंसी सर्विस में आ जाएगी। क्लेम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी करी ड्यू टू विड्रॉल फ्रीज। भाई हर व्यक्ति को जो बोला कि आप कभी भी 24/7 विड्रॉल कर सकते हैं, हर सेकंड में विड्रॉल कर सकते हैं, तो आप कैसे हमारा विड्रॉल फ्रीज कर सकते हैं ऑन नो रीजनेबल ग्राउंड्स? तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, आपने हमारा पैसा रोक लिया है। NCRDC का रोल क्या था? They heard the case in the month of January 2025। अब दो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, दो लीगल क्वेश्चंस थे जो NCDRC ने कंसिडर करे। NCDRC मतलब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। क्रिप्टो करेंसी जो आपकी यूज करी गई है इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इस क्रिप्टो करेंसी गुड, क्या गुड की डेफिनेशन में आएगी क्रिप्टो करेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? क्या हम क्रिप्टो करेंसी को एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर आई वुड से इंटेलेक्चुअल इंटेंजिबल गुड्स बोल सकते हैं क्या? कैन वी कॉल इट दैट? डस NCDRC हैव अ ज्यूरिडिक्शन? क्या NCDRC के ज्यूरिडिक्शन है भी, या एक केस डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन में देखा जाना चाहिए? इस क्रिप्टो करेंसी अ गुड, सबसे पहला क्वेश्चन देखा गया और इसके बारे में ये कंक्लूजन था। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज 21 अंदर गुड्स की डेफिनेशन दी और बोला गुड्स वही चीज होती है जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, यानी कि VDS है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूव कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ऑल्सो उनको टैक्स भी किया जाता है 30% से, तो वो गुड तो कहलाएंगे। 2022 में इसके ऊपर टैक्सेशन आ गया था। NCDRC ने ऑब्जर्व कर दिया द स्टेटस ऑफ क्रिप्टो कि भाई उसने क्वालिफाई करा कि भाई क्रिप्टो जो है वो गुड है, बट ये थोड़ा अनक्लियर सा है, नेबुलस सा है, मतलब धुंधला धुंधला सा है, अनक्लियर है, इस पर क्या रेगुलेशन है, क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ये कहीं भी कहीं डिफाइंड नहीं है। सो RBI हैज नॉट रेगुलेटेड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स लाइक वजीर एक्स। RBI ने उस पर कोई रेगुलेशन नहीं लगाई वजीर एक्स पे। एंड कंसर्न्स अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस रिमेन अनएड्रेस, अभी भी अनएड्रेस है फाइनेंशियल क्राइसिस के रिगार्डिंग चीजें कि अभी भी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पर क्या हम कर सकते हैं। प्रॉपर मैंने बताया ना, लॉ ब्लैक या व्हाइट नहीं होता, लॉ के बीच में ग्रे एरिया होता है, उसी ग्रे एरिया की बात है। नेबुलस है अभी क्रिप्टो करेंसी के रह जाएंगे, उस पर टैक्सेशन तो हो रहा है पर रेगुलेट कैसे की जाएगी? क्रिप्टो नॉट रिकॉग्नाइज करेंसी और सिक्योरिटी ऑफिशियली। क्रिप्टो को कहीं भी ऑफिशियली सिक्योरिटी या करेंसी के तौर पर हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो वो गुड है, उसका बार्टर किया जा सकता है, उसकी वैल्यू असर्टेंड है, बट उसको क्या हम करेंसी या मोड ऑफ एक्सचेंज फॉर पेमेंट बोल सकते हैं क्या? लेट्स सी। सो अभी इस पे फिलहाल ग्रे एरिया है, नेबुलस है। दस NCDRC है वैलिड ज्यूरिडिक्शन, क्या NCRDC का ज्यूरिडिक्शन है कि नहीं? सो नो क्लियर लॉज रेगुलेट टू प्रोवाइड लीगल रेमेडीज। कोई क्लियर लॉज नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी की चीज को रेगुलेट कर सके और कंज्यूमर क्लेम को देख सके। नंबर 1, केस इन्वॉल्व्स क्रिमिनल एस्पेक्ट्स। हमने क्रिमिनल एस्पेक्ट्स भी देखे, एलिजेड फ्रॉड के केसेस भी देखे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, और पॉसिबली जिसने मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया है, इनकी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी हमने फोकस करते हुए देखा। एट द सेम टाइम NCDRC स्टेटेड कंज्यूमर फोरम में लैक एक्सपर्टीज, कंज्यूमर फोरम के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं रहेगी इन्वेस्टिगेट सच ब्रीचेस। तो मतलब कंज्यूमर फोरम कब तक इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, ये चीज अभी भी नेबुलस नेचर में है, अभी भी अनसर्टन है। सजेस्टेड लेजिस्लेटिव और हायर जुडिशियल क्लैरिफिकेशन नीडेड बिफोर कंज्यूमर कोर्ट्स कैन हियर सच मैटर्स। तो ये सारे मैटर्स देखिएगा। RBI की पोजीशन काफी सिंपल थी, क्रिप्टो के रिगार्डिंग एक लीगल फ्रेमवर्क
की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल टेंडर नहीं है, ये आपके लिए प्राइमरी पॉइंटर है। क्रिप्टो करेंसी कभी भी लीगल टेंडर की तरह ट्रीट नहीं करेगी। आरबीआई ने इशू करा था एक सर्कुलर जिसमें उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था रेगुलेटेड एंटिटीज को डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसी की बिजनेस की, भैया आप क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में डील नहीं करेंगे। 2018 में ये नोटिफिकेशन आ गया था, ठीक है। सर्कुलर आई वुड से सर्कुलर हैव अ फोर्स ऑफ लॉ ओनली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में स्टक डाउन कर दिया आरबीआई का सर्कुलर, बोला भाड़ में जाए आरबीआई का सर्कुलर। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग बोला और अफर्म कर दिया आरबीआई की पावर टू रेगुलेट बट प्रोटेक्टिंग VC exchanges, वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजेस, ट्रेड राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)G कि 19(1)G के अंदर हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोफेशन है, हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है, आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप इसको मना नहीं कर सकते। आरबीआई इस 19(1)G का ब्रीच कर रहा है और कोई भी चीज इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स होगी तो उस चीज को हटा दिया जाएगा। हमारा आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। पार्लियामेंट के क्या एफर्ट्स है क्रिप्टो करेंसी के बारे में आइए जानते हैं। 2021 में दे हैव ड्राफ्टेड अ बिल प्रपोज बैनिंग प्राइवेट cryptocurrencies and creating central bank digital currency CBDC क्रिएट करा गया। बिल नॉट येट डिस्कस और पास, रेगुलेटरी वैक्यूम प्रोसेस, बिल अभी भी पास नहीं हुआ। ड्राफ्ट बिल बन तो गया लेकिन पास नहीं हुआ, CBDC बोलते हैं उसे। नेक्स्ट, ये थोड़ा लीगल जीके टाइप का है, ठीक है। सो कंक्लूजन हम इससे क्या ड्रॉ करते हैं भाई, सिंपल सी चीज है, द NCRT's dismissal. The NCRT's dismissal of Wazir X case underscores the nebulous nature of India का crypto regime. इंडिया में हर चीज़ nebulous में है, अभी भी हर चीज़ ट्रांसल्यूसेंट तरीके से देखी जाती है, ओपेक तरीके से देखी जाती है, आर पार नहीं देख सकते। इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, इट्स नॉट वेरी क्लियर, इट्स वेरी हेजी। तो क्रिप्टो करेंसी आर नॉट बीइंग प्रॉपर्ली रेगुलेटेड इन द इंडियन regime. Until clear laws and regulations emerge, consumer forums may not entertain crypto related dispute. Consumer forum को मना कर दिया है कि crypto related disputes में आप legislate ना करें। At the same time, law aspirants should monitor evolving jurisprudence and legislative developments in the crypto regulation department. So आपका यहीं पे सेशन खत्म होता है। ये जो 8 से 9 जजमेंट्स हैं, आपको इन जजमेंट्स के नोट्स बनाने हैं। नंबर 1, नोट्स बना के क्या करेंगे भाई, सिंपल सी चीज़ है, नोट्स बनाओ, उसे हाईलाइट करो, वीक ऑन वीक बेसिस पर उसका रिविजन करो। नंबर 1 है ये। नंबर 2 क्या है, इस केस को फॉलो करना है। इस केस मतलब ये 9 जजमेंट्स के आगे कुछ सीरीज अगर आती है, कुछ अपील अगर होती है, इन केस के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक चेन ऑफ इवेंट्स आप बनाना चाहिए। तो हर केस को जब आप खत्म कर दो, उसमें 1-2 पेज या 1 आध पेज एक्स्ट्रा छोड़ देना नोट्स में, और उसमें ऐड ऑन करते जाना कि अरे हाँ यूसीसी बिल जो हुआ था उसमें ये अपडेट हुआ, अरे क्रिप्टो करेंसी वाले में ये हुआ, अरे एविक्शन वाले में ये आ गया था, सरोगेसी में कुछ अपडेट आया वो लिख लो। तो ऐसे करते करते नोट्स को ऐड ऑन करते जाओ। तो ये थी आपकी सीरीज ऑन डीकोड एंड इसी प्रकार के केसेस हम आपके लिए और लाते रहेंगे इस सीरीज के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, क्लैट प्रेप, अ वेंचर ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। दिस इज कबीर जसवाल साइनिंग ऑफ।